हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो जैसे कि लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था और आज से हम जो फाइनली जीके का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जीके के बाद जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे। शायद जीके के बाद आई थिंक मैथ्स या फिर रीजनिंग का क्लास होगा। तो शायद जीके का क्लास भी थोड़ा लॉन्ग रहेगा क्योंकि ये पूरा इंडिया का जीके कवर करना है, फिर करंट अफेयर्स है, फिर असम जी के हैं। तो थोड़ा लगभग थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। फिर मैथ्स और रीजनिंग में तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और एक बात कि अगर कोई मेरा लास्ट क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को देख लो, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शंस रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड और जो भी सिलेबस रिलेटेड बहुत कुछ है। तो अगर सिलेबस किसी को नहीं पता तो सिलेबस देख लो, क्योंकि सिलेबस ही बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्योंकि सिलेबस अगर आप ढंग से फॉलो कर रहे हो तो सिलेबस से ही सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। और आप खुद का स्ट्रेटेजी खुद बनाओ कैसे पढ़ना है। और मैं लगभग कुछ बातें डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। और फर्दर कोई भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसमें आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। और आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट है उसका रिलेटेड पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज का जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा क्लास के ख़त्म होने के बाद ही। तो पीडीएफ में हर डिटेल्स में नोट्स दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक मोटिवेशन कोट रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मंजिलें उन्हें नहीं मिलता जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। देखो, मंजिल मतलब आपका ख्वाब बड़ा है और आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। आपको जिद्दी होना पड़ेगा कि मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप भी आपको आपका खुद का स्ट्रेटेजी, खुद का डायरेक्शंस खुद को मालूम होना पड़ेगा। और कोई भी डाउट हो और आप हमेशा अगर कोई भी डाउट हो तो जो इस रास्ते पे चल चुका है उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज का जो पॉलिटी क्लास है इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स में, तो ये प्रियम्बल का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जो सॉवरेन सॉवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड, ये 5 जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये याद रखना कि कौन से वर्ड इसमें है। जस्टिस में क्या क्या है, लिबर्टी में क्या क्या है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट पे लिबर्टी है। एक्सप्रेशन में लिबर्टी है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप पे लिबर्टी है। इक्वलिटी, किस किस चीज़ों में इक्वलिटी है। स्टेटस, आपके स्टेटस में इक्वलिटी है। अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी है। फ्रेटर्निटी, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कब कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। फिर ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये डेट याद रखना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है ये डेट। तो ये प्रियम्बल आप लोगों को याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंटेन्स 395 आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। और इसमें 22 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो पार्ट 1 मैंने इसमें सब कुछ डिटेल में नहीं दिया,
क्योंकि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को दिया है, और जो पीडीएफ अपलोड किया है उसमें हर इम्पोर्टेंट आर्टिकल को अपलोड किया है, ना कि डिटेल्स में। देखो, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरत है और मेहनत भी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी कैसे होगा कि कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो देखने हम लोग को और उससे रिलेटेड आर्टिकल याद करना है। तो पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। सिटीजनशिप आर्टिकल पार्ट 2 में आता है और आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, और इससे किसी भी एग्जाम में मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आता ही है। आर्टिकल 14 हो, ठीक है, आर्टिकल 15 हो, जो भी आर्टिकल है वो आता है। और आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में इसमें अगर आप पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, मान लो कोई भी आप जनता के लिए कोई भी लॉ बनाता है, अगर उसमें कोई भी राइट्स आपका वायोलेशन हो रहा है तो इसमें कोर्ट क्या करेगा, वो जो लॉ बना है वो नल एंड वॉइड कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13, ये याद रखना, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट रिलेटेड है। और ये फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, मतलब अगर आपका कोई राइट वायोलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ये दोनों आर्टिकल याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर कोई राइट वायोलेट होता है तो आप जाके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो अथॉरिटी को क्या इश्यू करेगा, रिट इश्यू करेगा। रिट में क्या है कि जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको आप उनके राइट्स को क्यों वायोलेट किया, तो आपको वो देना होगा कि बोलना पड़ेगा कि क्यों वायोलेट हुआ। फिर उसमें रिट में भी 5 रिट होता है, तो वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी के क्लास में है, ठीक है। फिर आता है पार्ट 4 में, और ये डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नॉन जस्टिसेबल है। इसमें अगर कोई वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बाद में ऐड किया गया है, इसलिए पार्ट 4 ए में है ये राइट, ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल 51 में है, और इसमें 11 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो नेक्स्ट है पार्ट 5, इसमें द यूनियन आर्टिकल 52 to 151 तक है पार्ट 5। और इसमें भी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, सब आता है इसमें। फिर पार्ट 6 में क्या आता है, द स्टेट में जैसे मान लो इसमें यूनियन में जैसे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट आता है, स्टेट में गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और जो स्टेट का असेंबली है वो आएगा, ठीक है। आर्टिकल 52 to 152 to 237, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सब कुछ डिटेल में करना ज़रूरी नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी वही डिस्कस करेंगे। और इसमें फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होता था, ठीक है। फिर ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अमेंड करके वो निकल कर फिर उसको लीगल राइट बना दिया, और उसको आर्टिकल 300A में रख दिया, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशंस आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है
ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो आपको आपका राइट वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। और इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी जो जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, वो सब मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी दे दिया है उसमें। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस टेस्ट आप खुद करिए, जो जो देख रहे हो। तो आप आपको अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो आप खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसके बाद आंसर देख लीजिए। ठीक है, which article provides that any law passed in violation of fundamental rights in void to the extent of such violations। ठीक है, अगर ये इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप पार्लियामेंट कोई भी रूल बनाता है, कोई भी लॉ बनाता है, अगर उसका उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपका राइट वायलेट हो रहा है तो कौन से आर्टिकल में जाएगा, और वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगा। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था। तो सोचिए और आंसर कीजिए। और आंसर क्या करना है, आप एक वाइट शीट लेके बैठिए और उसका आंसर मान लो 1 का आंसर बी है तो आप 1 बी लिख के वो लिखते जाइए। जब ख़त्म हो जाएगा तो आप जो जो आंसर आप लोग लिखे हो और तो वो करेक्ट है क्या रॉन्ग है वो देख के फिर आप स्कोर मेरा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो मैं सोचूंगा कि आप लोग अच्छी तरीके से वो क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। ठीक है, और ये भी आपको हेल्प मिलेगा हर अभी से मतलब जो हम थ्योरी करेंगे उससे रिलेटेड 5 या 10 15 क्वेश्चंस हम करेंगे तो वो हैबिट बना रहेगा ताकि एग्जाम में भी दिक्कत ना हो वो करने में। ठीक है, इससे मतलब आपका टेस्ट सीरीज का भी इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मैं बताया था कि जो पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास करता है तो अगर जनता को कोई राइट वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which part of the Indian Constitution has been described as a soul of the Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कौन सा पार्ट है जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, सोचिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आंसर डी। ठीक है, इसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32 में। Which article of the Constitution provides for uniform civil code for the citizens? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है, ये ये जो आर्टिकल दिया हुआ है वो डीपीएसपी में है। डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, सोचिए। अगर किसी ने मेरा पीडीएफ रीड नहीं किया वो भी रीड करके फिर देख सकते हो, क्योंकि सारे आर्टिकल उसमें दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 44, आंसर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the citizenship in India? ये जो सिटीजनशिप है इन इंडिया के, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप, आर्टिकल कौन सा? ये तो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें तो नहीं आएगा। फंडामेंटल राइट्स में आता है ये आर्टिकल, और इसमें क्या है, तो आंसर सी, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, नेक्स्ट। अंडर which of the constitutions under which of the constitutional provisions the Supreme Court of India extend advice to the President of India? जो
सुप्रीम कोर्ट इंडिया एक्सटेंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143, आंसर सी। Which article of the constitution deals with amendment procedure? amendment, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का amendment होता है, उसमें कौन से आर्टिकल पे amendment किया जाता है? सोचो, किसी को पता है तो आंसर दो, और किसी को पता नहीं है तो सोच के देखो कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल, आंसर डी, आर्टिकल 368। ठीक है, याद रखना। which of the following articles of the Indian Constitution enunciates fundamental duties? मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है। आंसर बी, आर्टिकल 51A। अंडर which article of the Indian Constitution a high court can issue writs? कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट रिट इशू करता है? मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि कौन से आर्टिकल में इशू करता है। आर्टिकल 226, ये तो डिस्कस कर चुका हूँ मैंने। ठीक है, और आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट। ठीक है, और आर्टिकल 15 में क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेस्ड पे, रेस, कास्ट। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट, मनी विल हैज़ बीन डिफाइंड इन, कौन से आर्टिकल में मनी विल है? तो आर्टिकल 110, आर्टिकल ए। नेक्स्ट, which article of the constitution laid down that state shall take steps to organize village पंचायत? विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल में आता है? ये जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पॉलिटी से दो तो मिनिमम आर्टिकल आता ही है। तो आप लोगों को वो अच्छी तरीके से लर्न मत करो, देखो आर्टिकल को रीड करो, कौन सी आर्टिकल में समझ, खुद समझो कौन से आर्टिकल में क्या है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो, आपके सामने आंसर है, आपके सामने आंसर है, तो आपको अगर एलिमिनेशन करना आ गया तो आप खुद आंसर निकल सकते हो। ठीक है, आपको लर्न करने का, रट्टा मारने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको आप हर आर्टिकल समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो समझो, क्योंकि आपके सामने आंसर रहता है। तो आपको 4 ऑप्शन में से जो अगर आपको आंसर मालूम है तो पता चल जाएगा। आर्टिकल 40। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर विच आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमीशन है, इसी का कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, ये जो 9th शेड्यूल, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 1 से 8 तक था शेड्यूल। ठीक है, फिर 9th, 10th, 11th, 12th सब ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये जो 9th शेड्यूल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? हम वो भी क्लास करेंगे कौन से शेड्यूल में क्या क्या आता है। ठीक है, वो उसका भी हम क्लास करेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, which are the 5 articles that come under the right to equality in Indian? राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे आता है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 5 आर्टिकल आता है राइट टू इक्वलिटी में। कौन सा आर्टिकल है? मैं फंडामेंटल राइट्स को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, याद नहीं है तो देख लो। पहले रीड करो, समझो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर आपको नहीं आता तो
फ़ायदा नहीं है। अब रीड करो, ठीक है। इसका आंसर है आर्टिकल 14 to 18, आंसर सी। In which article of the constitution it is mentioned that India means India shall be a union of, India shall be a union, कहाँ पे है इसका मीनिंग? आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1। Under which article of the constitution special provisions have been made in relation to the state of Nagaland? कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन है स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल का? ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में। ये आर्टिकल कौन से? 371 ए, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये ए होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप लोगों को जिससे बताया कि आप खुद का स्ट्रेटेजी बस 15 तक ही था, 1 से 15 तक क्वेश्चन था। आप खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे हमको करना है, ठीक है। टाइम शेड्यूल बनाओ, लगभग जीके और रीजनिंग, मैथ्स, इसका हर 2-2 घंटे करके इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जो फ्रेशर्स है वो बुक रीड करो या फिर जो इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूँ उसको रीड करो, ताकि आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ना कि आपको टेंशन रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो आप डेली हर एक सब्जेक्ट में 2 घंटे या फिर मिनिमम 1 घंटे दो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। और जो मोटिवेशन है वो खुद का इनर मोटिवेशन अंदर से निकलना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे लेना है सिलेक्शंस, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। खुद मेहनत करो, स्मार्ट स्टडीज, स्मार्ट वर्क करो, मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास, थैंक यू एवरीवन क्लास ज्वाइन करने के लिए, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।